Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the UP Board Class 10th First Chapter Revision. और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, MCQs से जितने भी रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको बताएंगे। देन उसके बाद में हम कुछ MCQs आपके रहेंगे, उस MCQs को किया जाएगा। और जो अगला आपका होगा इसमें मैं मैक्सिमम 2 क्लास नंबर सिस्टम के लिए लेने वाला हूं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, नंबर सिस्टम के लिए 2 क्लास होगी। पहला होगा MCQs के लिए, दूसरा जो होगा कुछ फैक्ट्स होंगे, जो कुछ बेसिक्स होंगे, बेसिक्स पे हम बात करेंगे। देन उसके बाद में MCQs पे बात किया जाएगा। और उसके बाद में दूसरी जो क्लास होगी उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे √2 को कैसे सिद्ध किया जाता है कि ये आपका परिमेय संख्या है, क्या नंबर सिस्टम है, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। और ये जो टॉपिक होगी ये क्विक रिवीजन है, ये नहीं है कि पूरा आपका एंटायर बैच चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्विक रिवीजन एग्जाम को बूस्टर टाइप का जो आपका होने वाला है वो चीज़ें हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन फॉर नंबर सिस्टम। ओके, देख सकते हैं आप टॉपिक ये हमारे आज की है और इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं आज हम इसको कैसे किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका है ये नंबर सिस्टम, आप देख लीजिए सीधे सीधे क्या लिखा है, संख्या पद्धति। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको नंबर सिस्टम। अच्छा, ये संख्या पद्धति क्या हो या नंबर सिस्टम क्या होता है। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम मेजर करते हैं, मेजर कर सकते हैं या उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं या किसी की गणना कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। बात समझ गया। कोई ऐसी चीज जो नंबर होती है, नंबर या संख्या बोलते हैं। नंबर या संख्या, कभी आपसे पूछा जाए कि नंबर क्या होती है, संख्या क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा हम क्या किसी चीज की गणना कर सकते हैं या किसी चीज को माप सकते हैं या किसी चीज को है ना, किसी चीज को तौल सकते हैं। गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, जिसके द्वारा दैट इज कॉल्ड नंबर या संख्या, हम इसको कह सकते हैं। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब कोई ऐसी पद्धति होती है जिसको हमें वी हैव टू फॉलो दैट, है ना, वी हैव टू फॉलो, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। कुछ उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको हम कह सकते हैं सिस्टम। ठीक है, वो क्या होती है, एक चरणबद्ध श्रृंखला होती है, उसको हम सिस्टम कह सकते हैं या पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, जो आपका नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति और संख्या होती है, वो संख्या को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। कितने, 2। पहला है आपका वास्तविक संख्या है और दूसरी होती है आपकी अवास्तविक संख्या है। तो हमें आगे की क्लास में, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे क्लास 12 होती है और बाकी आप कंप्यूटर की भी कोशिश करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अज्यूम कर लिया जाता है, उसको हम अवास्तविक संख्याओं के द्वारा है ना अध्ययन करेंगे आगे क्लास में। लेकिन क्लास 10 में जो आपका है वो केवल और केवल क्या, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जिस संख्याओं को आप है ना आप मैक्सिमम यूज करते हैं वो। देखिए, तो ये जो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। क्लियर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1.2 1.3 सभी क्या होती है, संख्याएं कह सकते हैं। क्लियर है, इसको हम रियल नंबर सिस्टम कह सकते हैं या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। देखिए, अब इसमें वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में भी आपके 2 पार्ट होते हैं। कितने, 2 पार्ट। एक जो पार्ट होता है आपका कौन सा, एक होता है बिना दशमलव वाली संख्या और एक होती है दशमलव वाली संख्या। बात समझ में आ गया। एक होती है कौन सा, बिना दशमलव वाली संख्या, एक होती है कौन सी, दशमलव वाली संख्या। तो बिना दशमलव वाली संख्या क्या कहलाती है, बिना दशमलव वाली संख्या जैसे आप कहते हैं 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4, ये क्या होता है, ये होता है बिना दशमलव, जिसमें दशमलव हो ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी होते हैं, इन सभी को 1 2 3 4 5 6 को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की प्राकृतिक संख्या, ये जो हम आपका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, आई होप सो, इसी के बेस पे आपका क्लास 10 चलेगा। क्लियर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी कौन सी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या। देखो, जब प्राकृतिक संख्या में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को एड ऑन कर देते हैं, 0 के एड ऑन कर देते हैं तो क्या कहलाता है ना, 0 के एड ऑन कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर है, 0 के एड ऑन करने पे ये पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया। फिर आते हम आगे, 0 के एड ऑन कर देंगे इसमें तो आपका है ना क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। क्लियर है, बात समझ में आ गया।
तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। फिर आगे कौन सा होता है, ये पूर्ण संख्या जिसमें इसको होल नंबर भी कहा जाता है, जिसमें आप जीरो एड ऑन कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया? जब केवल 1 2 3 4 5 6 होता है, केवल 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर उसमें जीरो एड ऑन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसको होल नंबर बोला जाता है। क्लियर है? फिर आता है एक पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक समझिए क्या होता है। पूर्णांक क्या इसी को बोलते हैं, इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वी कॉल इट इंटीजर या पूर्णांक भी बोला जाता है। आई होप सो कि समझ में आया होगा। अब क्या होता है, एक होता है आपका ऋण पूर्णांक, एक होता है आपका शून्य पूर्णांक, एक होता है आपका धन पूर्णांक। आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पूर्णांक। पहला कौन सा, शून्य पूर्णांक, जीरो पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, और ये कौन सा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं जो आपको, और हम जीरो को आधार मान के जब इधर साइड में जाते हैं तो ऋण होता है, इस साइड में आते हैं तो धनात्मक होता है। बात समझ में आ गया? पूर्णांक भी समझ में आएगा, इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर डू बी हैव। ओके, सो आप ये बिना दशमलव वाली संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें हैं। अभी भी आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में किया जाएगा, ताकि ये तो हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं जो क्लास 9th का है, क्योंकि इसी चीज पे आपके पूरे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के लगेंगे। इस चीज को ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट एज ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब एक आती है दशमलव वाली संख्या। कौन सी? दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाली संख्या क्या होती है, जिस संख्या में दशमलव लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव वाली संख्या, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक होता है दशमलव प्रसार होता है, कि दशमलव का कैसे कैसे प्रसार होता है। एक ऐसा प्रसार होता है जो आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो कुछ पॉइंट के बाद पूर्णतः कट जाता है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद नहीं जाती है भाग, तो उस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शांत। जैसे आप देखते हैं कोई संख्या होगी जिसमें आपने 0.123 से भाग दिया है और 1.123 तक जाने के बाद वो संख्या पूर्णतः कट गई है, ये कहलाती है शांत। क्या कहलाती है? शांत, हम इसको कह सकते हैं। बात समझ आ गई? फिर समझिए बात को, है ना। हम ये कह सकते हैं एक संख्या ऐसी होगी जिसपे क्या होगा, जिसपे, है ना, जिसपे आप भाग देंगे तो क्या होगा, 0.2343333, लास्ट में उसके ऊपर बार लगा है। क्या लगा है? बार। अगर बार लगा है इसका मतलब क्या है कि वह 33333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, उसकी आवृत्ति हो रही है, उसकी क्या कर रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं क्या, कि ये संख्या क्या है, ये कट तो गई है, शांत तो है, कट तो गई है, लेकिन इसकी आवृत्ति हो रही है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है आवृत्ति, यानी कि शांत आवृत्ति वाली संख्या। और ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या कट जाए ना उसको हम किसमें, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या है जो संख्या भाग देने पे कट जाए तो उसे हम कहते हैं, उस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने बहुत बार सुना होगा, बात समझ में आएगा, ये चीज सुना होगा, ठीक। आगे देखिए, इस पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिएगा, तभी आप ना परिमेय संख्या को छांट पाएंगे। नहीं तो जिंदगी में आपको दे दिया जाता है कि ये परिमेय संख्या छाटिए, या परिमेय संख्या छाटिए, जैसे ही p/q के रूप में आप देखते हैं सोचते होंगे नहीं होगा। लेकिन भैया p/q के रूप में लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भाग देने पे अगर वो पूरा कट जा रही है, शांत हो जा रही है, या फिर भाग दे रहे हैं उस संख्या में, तो कुछ अंक के बाद वो क्या हो रहा है, वो उसका रिपीटेशन हो रहा है। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो यानी शांत है, लेकिन आवृत्ति है, आवृत्ति है, कोई बात नहीं, आवृत्ति होने दो, चाहे किसी भी संख्या की। वो आवृत्ति चाहे तो ऐसे भी हो सकती है 2.3333 बार बार, या हो सकती है 2.3445, फिर 345, फिर 345, यानी क्या हो गया है, इसका रिपीटेशन हो रहा है।
3 अंक का भी रिपीटेशन हो सकता है, 2 अंक का भी रिपीटेशन हो सकता है, 4 अंक का भी रिपीटेशन हो सकता है कि चाहे 5 अंक का भी रिपीटेशन होता है। यू हैव टू चेक इट आउट, इसको चेक करना पड़ता है आपको, तब आप जाके बोलते हैं कि ये संख्या कि परिमेय है या अपरिमेय है। आई होप कि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। हम इसको P बाई Q के रूप में नहीं लिखते, यही तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं ना, वो अशांत होती है, चाहे जितनी बार भाग देते जाइए, अनंत है, इनफाइनाइट है। जब जो संख्या इनफाइनाइट है वही तो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। क्योंकि हम इसको कभी भी किस रूप में? P बाई Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहलाते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो ये पूरा चार्ट जो है ना, ये चार्ट आप समझ गए तो आपको आधा से ज़्यादा नंबर सिस्टम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं बहुत आराम से सभी चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करिए, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा, है ना? आप स्क्रीनशॉट आई होप सो ले लिए होंगे, नहीं लिए तो आप ले लीजिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वाह, इस प्रमेय और प्रमेयिका ने ना पागल कर दिया तुम्हें एकदम। रोज पढ़ते हो प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है। आज मैं 100% गारंटी देता हूं, तुम्हें समझा के ही छोड़ूंगा कि प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। बात समझ आ गया? बहुत लोग सोचते हैं कि प्रमेय और प्रमेयिका एक ही होता है। अरे नहीं रे लल्ला, एक ही नहीं होता है, दोनों में अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? आप यहाँ पे सोचिए, है ना? एक क्या होता है? एल्गोरिदम। क्या होता है? एल्गोरिदम। और दूसरा होता है प्रमेयिका। बात समझ में आ गया? प्रमेयिका, एल्गोरिदम और प्रमेयिका दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट को वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहले समझिए एल्गोरिदम क्या होता है। देखो एल्गोरिदम बना, वो हर जगह एल्गोरिदम का मतलब एक ही होता है। कंप्यूटर में भी एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब में भी एल्गोरिदम होता है, ठीक है? हर जगह पे एल्गोरिदम होता है। इसका मतलब समझो क्या होता है पहले एल्गोरिदम, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, है ना? समझिए, देखिए एल्गोरिदम क्या होता है। देखो लिखा गया है, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष, है ना, प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। बात समझ गया? नहीं समझा? समझाते हैं, टेंशन ना लो। ये कह रहा है ना कि किसी भी समस्या को, कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चा, स्टेप्स। देखो ये स्टेप्स है, क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स मतलब क्या है? सीढ़ी। जब आप सीढ़ी देख रहे हैं ना, सीढ़ी 1 2 3, 1 2 3, ये जो आपकी सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी क्या कहलाती है? ये चरण एक चरण आपने फॉलो किया, दूसरा चरण आपने फॉलो किया, तीसरा चरण फॉलो किया। मतलब किसी कार्य करने के जो चरणबद्ध तरीका है ना, जो चरणबद्ध तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। बात समझो कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे या अपने स्कूल या कोचिंग के लिए आप पढ़ने के लिए जाते हैं, समझिए बात को, सिंपल सी बात है कि सुबह उठते हैं तो आप स्कूल पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए आप क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा स्टेप लेते हैं? सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, अब फिर उसके बाद में आपका क्या है? एक स्टेप ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, अपने स्कूल पहुंचते हैं, बैठते हैं। जितना आपने सभी स्टेप लिया है ना, ये सभी स्टेप क्या होता है? ये सभी स्टेप ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल्गोरिदम। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो क्लास लेते समय क्या करना पड़ता है? मुझे सबसे पहले रूम में आना पड़ता है, फिर सीपीयू को ऑन करना पड़ता है, फिर बटन को दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद में सीपीयू ऑन होता है। ये सभी, उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ता है? पेन ड्राइव से इसमें डालना पड़ता है, फिर इसको ओपन करना पड़ता है। ये सभी जो चरण मैं फॉलो कर रहा हूं ना, ये चरण जितने भी फॉलो किए जा रहे हैं, यही चरणबद्ध जो होता है, तरीका होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? उसी प्रकार से एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलो चलते हैं प्रमेयिका को समझने के लिए। प्रमेयिका क्या होती है ना? प्रमेयिका तुम्हारी प्रमेयिका नहीं, ये प्रमेयिका अलग है। अच्छा ये क्या है? बात समझिए। देखो पहले समझ लिए, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे क्या करते हैं? एक अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो दिमाग से निकल गया।
देखो प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका क्या कहलाती है ये समझो। प्रमेयिका वो चीज होती है जब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा कथन होता है, या कोई भी एक अभिधारणा होती है, अभी है ना, अभिगृत होती है या विधारणा होती है, जो आपको किसी ने कहा है, किसी ने कहा है और उसको सिद्ध किया गया है। क्या किया गया है? सिद्ध किया गया है। और वो सिद्ध करने के फलस्वरूप उसी के आधार पे और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा रहा है। सपोज दैट आपने सुना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको किसी ने सिद्ध किया है। तो ये जो आप सिद्ध किया गया है, ये इसी को हम क्या कह सकते हैं, यह एक प्रमेयिका है। क्यों? क्योंकि इस कथन को किसी ने सिद्ध किया गया है और इसके आधार पे हम बहुत सारा, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथ है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, किसी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रयोग को या इसी कथन को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रमेयिका कह सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इस कथन को मैं चाहता तो अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इस कथन को मैं थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज में है ना डायरेक्टली क्वेश्चन से बनते हैं। अगर आप चाहो तो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना, चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूं उसको ना। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। देखो अभी मैंने बताया कि यूक्लिड एक क्या है आपके, है ना, ये आपके दार्शनिक है या गणितज्ञ हैं ये। और विभाजन मतलब क्या होता है? डिवीजन करना, यानी भाग देना। क्या करना? डिवीजन करना या भाग देना। प्रमेयिका अभी हमने बताया था, प्रमेयिका मतलब एक कहा गया कोई कथन है जिस कथन के आधार पे वो चीजों को सिद्ध किया जा रहा है। अब ये कथन है, इसी कथन के आधार पे जितना आप भाग देते हो ना, ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ता है। कैसे, वो आपको मैं सिखाता हूं। देखो कह रहा है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मान लीजिए ये आपको दिया गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम ना थोड़ा से लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 17 लिखता हूं और मैं 2 से आपको भाग देने के लिए बोल रहा हूं। कितना है? 17 है। 17 में 2 से भाग देने के लिए बोल रहा हूं। ये नन्हा मुन्ना बच्चा भी कर लेगा, आप तो क्लास 10 के हो, आराम से कर लेंगे। चलो हम करके दिखाते हैं आपको ना एकदम अच्छे तरीके से। 2 से आपने भाग दिया तो क्या आ गया? 2 8 16। कितना आ गया है? 2 8 16। 16 आ गया है बच्चा। देखो अगर 2 8 16 आ गया तो यहाँ पे 16 आपने लिखा और फिर क्या लिखा है? एक लिख दिया है। और एक और हम भाग दे लेते हैं। एक आपने ये भाग दे दिया, एक भाग और हम दे लेते हैं। कौन सी? देखो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक लेता हूं 2 और यहाँ पे कितना लेता हूं आपका, यहाँ पे मैं लेता हूं आपके लिए 15 और यहाँ पे लेता हूं 3, तो आपने क्या किया? 3 5 15 और पूरा का पूरा ये कट गया है। क्या हुआ है? कट गया है। ये बात समझ में आ गई? ये 2 हमने भाग दिया है। बोलेंगे सर ये पगलाए हैं क्या, कहीं भाग दे रहे हैं? अरे समझा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं जो तुम्हारे साथ में बैठा है। देखो ये आपका कितना है? 2 है ना, ये है। इसको हम क्या करेंगे? जो आपने भाग दिया है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखो यहां पे हम लिख सकते हैं 17। क्या लिख सकते हैं? 17। और फिर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 × 8 और प्लस 1 लिख सकते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या कहलाएगा? ये भी तो सेम स्टेटमेंट है जो आपने भाग दिया है। भाग दिया है वही चीज है ना। फिर देखिए फिर क्या है स्टेटमेंट, फिर एक स्टेटमेंट दूसरी आई है कि आपको लिखा गया है कितना? 15 लिखा गया है। और आपके सामने क्या है? आपने क्या है? 3 × 5 और प्लस क्या लिखा है? 0। ये लिखा है कि नहीं? आपने भाग दिया है 2, दोनों भाग दिए। दोनों भाग देने का मतलब कि अगर ये क्या होता है, ये हमेशा 2 संख्याएं कौन सी है? ए, ये हमारी संख्या कौन सी है? ए, और ये हमारी संख्या कौन सी है? बी। ठीक है, और ये हमारा कौन सा होता है? ये होता है आपका क्यू, और ये होता है आपका कौन सा? आर। क्या होता है? आर। बात समझ में आ गया? सेम। तो हम ये कह सकते हैं, इसी को यहां पे लिखते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, है ना, इसको एक्चुअली में क्या होता है? ये होता है आपका बी, एक सेकेंड, ये होता है आपका बी और ये होता है आपका ए। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ए
ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 2 है, 2 लिख दो बच्चा। और क्यू की जगह पे क्या है, क्यू की जगह पे क्या है ना, ठीक है। तो यानी क्यू की जगह पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बी, ये लिख सकते हैं क्यू और प्लस आर, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके हैं। हम दूसरे वाले कंडीशन में देखो, आर जो होगा ना, आर, वो आर जो होगा वो होगा हमेशा जीरो के, या है ना, जीरो से छोटा, या जो आर होता है वो सदैव क्या होगा, आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और बी से सदैव छोटा होता है। यही स्टेटमेंट जो लिखी गई है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मैंने समझा दिया। अंकगणित में इसकी आधारभूत प्रमेयिका है। इसको एक क्या करते हैं, लंबी विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, जो भी हमने आपको भाग दिया, और ये हमने आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा समझते हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, यदि 2 से 2 अधिक संख्याओं का HCF निकालना हो या पूर्णांक का विभाजन गुणनखंड संख्याओं से करना हो तो ये करते हैं। देखिए, एक इसमें फॉर्मूला होता है, अगर 2 संख्याएं A और B 2 संख्याएं हमारी, तो उसका जो HCF होता है और गुणे LCM होता है, वो दोनों का यही फॉर्मूला होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और HCF गुणे LCM, ये होता है। इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है बच्चा, इसको याद कर लीजिए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, कुछ है ना, आपकी ये संख्याएं आपको लिखी गई हैं, इन संख्याओं को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया आपको। वास्तविक संख्या, अच्छा भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से न कटे, है ना, किसी संख्या से न कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखिए, सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से कट जाए। विषम संख्या वे संख्या है जो 2 से नहीं कटे। भाज्य क्या होती है, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कट जाती है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं वे संख्या जो स्वयं और एक के सिवा किसी और से न कटे, हुआ अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अच्छा, सअभाज्य संख्या, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी पॉइंट मैं तेजी से किया हूं, लेकिन इसको मैं आराम से कर रहा हूं, क्योंकि इसको समझिएगा, यही सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं वे 2 संख्याएं जो साथ में किसी भी संख्या से न कटें, किसी संख्या साथ में दोनों नहीं कटना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जिनका HCF एक के सिवा, इसके एक के सिवा कोई और नहीं हो। मतलब जिनका HCF जो होना चाहिए, दोनों संख्याओं के HCF एक के सिवा किसी और से नहीं हो। अगर एक के सिवा किसी और से HCF होता है उसका, इसका मतलब वो संख्या उससे कट जाएगी, तो वो अभाज्य नहीं कहलाएगी बल्कि सभाज्य कहलाएगी। बात समझ में आ गया, दोनों पॉइंट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जाता है धुआंधार। अब इस क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छापते रहिए कि कैसे होने वाला है। बात समझ में आ गई। देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और क्या है, B है। तो बोल रहा है कि उनका LCM है और कौन सा है, HCM है। क्या है, HCM, ठीक है। ये LCM और HCF है, HCF ये 2 है। तो क्या होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, हमने बताया है कि अगर 2 संख्या होते हैं A इंटू B होता है और उसका LCM और गुणे क्या होता है, HCF होता है। ये पॉइंट, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके लास्ट पॉइंट में देखा गया है। ये यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं है, कहाँ पे है, हाँ इसी में, A और B और है ना, इसका और इसका, ये वाला लास्ट पॉइंट आपका सही है। सिंपल है, आसानी समझ में आ गया। फिर देखिए, कह रहा है कि कौन सा सअभाज्य है ना संख्याओं का युग्म है, सअभाज्य संख्याओं का। तो देख लीजिए कौन सी संख्या है जो सअभाज्य संख्या हो सकती है। देखो, ये 31 है, ये 93 है, ये इसका डबल है, यानी कि ये एक के सिवा किससे और कट रहा है, 31 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है, ये एक के सिवा 5 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखिए, ये 18 और 25 है और ये 7 और 21 है, ये 7 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, यानी 7 के अलावा किसी और से भी इसका HCF है, तो ये संख्या। फिर यहाँ पे दिया 18 और 25, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ये किसी और से कटने वाली नहीं है। 18 और 25 का HCF
केवल और केवल 18 और 25 का जो HCF होता है वो केवल और केवल HCF क्या होता है, एक होता है, एक के सिवा कोई और नहीं होता है। इसलिए पहला ऑप्शन आपके लिए दाग दीजिए, बिल्कुल सही होगा। ये MCQs की सीरीज चला रहे हैं, फिर भी हमने आपको एकदम बेस बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया है, उस पर आप काम करिए। अभी अगले क्वेश्चन जो आपके आएंगे लॉन्ग वाले, उसके ऊपर भी बेस आपको देंगे हम। क्लियर है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, है डैश, कौन सी है, जिसमें 70 और 125 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 बचते हैं और 8 बचते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन की बकलोली आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, सीधे जिसको बोल रहा है 70 बोल रहा है और 125 है, यही है ना, तो बोल रहा है कितना शेषफल बच रहा है, जो शेषफल 5 और 8 बच रहा है ना, इसको पहले घटा दीजिए। क्या करेंगे, पहले 5 को इसमें से घटा दीजिए और क्या करेंगे, 8 को इसमें से घटा दीजिए। ये आएगा 65 और ये कितना आएगा बच्चा, ये आएगा कितना, 117। कितना आएगा, 117। तो आप देख सकते हैं 65 और 117 दोनों किससे कटेंगे, ये चेक करना पड़ेगा आपको। देखो 13 5 65, 13 9 117, यानी दोनों संख्याएं क्या हो रही है, कट जा रही है। यानी कि इसमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 13। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, घटाने के बाद जैसे आपका 65 आ गया और कितना आ गया, 117, तो आप इसका क्या निकालेंगे, एच से, है ना, वो निकालेंगे HCF। HCF निकालने के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। जैसे 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे सीधे 3 से कटेगा। 3 से आप काट के इसको देख लीजिए, जो है ना कट रहा है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं। देखो 3 आना कितना हो जाएगा, ठीक है, ये अगर कट रहे हैं तो काटिएगा, नहीं कट रहे तो नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे लिए, तो थोड़ा तेजी से हम करते हैं इसको। हाँ, 13 5 65 और 13 9 117 दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आज गुणनखंड निकाल लीजिएगा उसके तरीके से। अब आगे करा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 248 और है ना 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, है ना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। दोनों वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 248 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक में स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को देखते रहिए, जल्दी से लगाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से। ठीक है, छपा नहीं छपा, छापिए छापिए जल्दी से, इसको लगाइए, है ना। नहीं छपा, चलो देखो, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे हिसाब से। कह रहा है कि, है ना, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 248 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख दीजिए 5, क्या 5 प्राप्त होना चाहिए। तो उस हिसाब से दोनों से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से 248 और में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, और 1037 से भी कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। दोनों को घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको आप क्या करेंगे, यहां से 243 होगा और यहां से कितना होगा, 1032 होगा। और दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। दोनों का HCF आप देख सकते हैं कितना होने वाला है, वो निकाल के देख लीजिएगा। दोनों का HCF क्या आएगा, दोनों का HCF जब निकालेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए कितना, 243 है, 103 है। तो इसका HCF मैं डायरेक्टली बता देता हूं कितना होगा, 24। आप HCF निकाल के देख लीजिएगा। 243 का 10 है ना, 1032 का दोनों का HCF कितना होगा, 24 होगा, है ना, 24। तो 24 आपका ऑप्शन आ जाएगा। दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 17 × 5 11 है ना, इंटू कह रहा है कि 11 × 8 × 2 + 2 × 10 एक भाज्य संख्या है। हाँ भैया है, बिल्कुल सत्य है, ये भाज्य संख्या है। क्योंकि कोई भी किसी संख्या का गुणनखंड होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दिया हूँ कितना दिया हूँ आपको, 15 दिया हूँ, तो 15 अगर 3 × 5 है तो ये 5 का भी गुणनखंड है और इसका भी है, दोनों संख्याओं से भाज्य हो गए। यानी जिसका जो गुणनखंड होता है वो पक्का है कि वो उससे भाज्य होगा, इसलिए ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। पहला ऑप्शन सही है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, कौन सी है, वो है आपका 2। कौन सी है अभाज्य संख्या, कौन सी है, 2 है। बात समझ में आ गया? आगे देखिए नेक्स्ट,
संख्या 166 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 166 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको देखिए, 166 का अभाज्य गुणनखंड, वे संख्या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, ठीक है। 2 से आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 3। फिर किससे काटेंगे? ये काटेंगे कितने से? फिर आपका किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 3 से। कितना हो जाएगा आपका? 3 से कटेगा? आई थिंक कि नहीं कटेगा। 3 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए वो देखिए, है ना। सबसे पहले आपने कितने किससे काटा है? 2 से। तो 2 8 16 और 2 3 6। तो फिर किससे कटने वाला है? आप देखते रहिए इसको, है ना। अभाज्य गुणनखंड करते रहिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड इसका जल्दी से आप करिए, जल्दी से करके दिखाइए हमको। ठीक है, ठीक है बच्चा। 156 था, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक छप जा रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे 166 नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन में हम भी वही देख रहे हैं कि काहे नहीं कट रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 कितना है? 156 है। कितना है बच्चा? 100, ना। फिर से लिख दे रहे हैं मैं आपको, 156 है। कितना है? 156। थोड़ा सा गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। वो जो प्रिंट कर है ना, जो टाइपर है ना, वो थोड़ा गलती कर देता है। 156 है। 156 का हम कितना से निकालेंगे? पहले 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 7 14, 2 8 16। फिर किसे करेंगे? 2 से, तो 2 3 6, 2 9, है ना। कितना हो जाएगा? 2 3 6 और कितना हो जाएगा? 2 9 18। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 3 से, तो 3 1 3, 3 3 के 9। फिर इसका किससे कटेगा? किससे कटेगा? 13 से। यानी कि हमारा आ गया 2 × 2 × 3 × 13। ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल। 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, कौन सा है? इसमें भी मिस्टेक दिया है क्या? आई थिंक इसमें मिस्टेक दे दिया है। इसमें मिस्टेक दे दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई भी ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पे। इसको काट के 2 × 2 × 3 × 13, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन ये वाला है आपका। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से गलती हो जा रही है। ये आप 156 इसको बना लीजिए, क्लियर है? इसको 56 करें। यदि 26 156 का लसा कितना है? 156 है। हमने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। 2 संख्या है, तो आपने क्या किया? पहली संख्या है 26, दूसरा है 156, और है ना, इसमें कितना दिया है आपका? लसा कितना दिया है? 156 दिया है। तो आपका कितना मसा ज्ञात करना है, यानी आपको एलसीएम एलसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ 156 से 156 कटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। आंसर कितना आ जाएगा? 26। आगे ये चलिए आगे देखते हैं। तो दिया गया लसा, है ना, 138 और 288 और 300 इतना का मस है, तो आपको ज्ञात करना है ना। दिया गया है लसा, लसा कितना गया है? इतने तो संख्याओं का इतना है, तो आपको मौसा ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से आप करिए, आराम से करिए। तो आपको हम टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, है ना। तुरंत करके इसको छाप के दिखा दीजिए हमको, ठीक है। जल्दी से करिए इसको, है ना, जल्दी से करिए। कितना हो जाएगा? देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमने बताया था, और गुणे एलसीएम गुणे कौन सा होता है? HCF। तो आपको निकालना है कौन सा? HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 132 गुणे, है ना, 288 बटा के 3168। पूरा काटेंगे तो कितना आएगा? 12। इसका आंसर कितना आएगा? 12। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घात को जोड़िए। अच्छा, घातों का योग बताइए, घातों का। अच्छा, 144 है, कितना है बच्चा? 144। ध्यान सुनिएगा, 144 के घातों का योग बताना है। क्या बताना है? घातों का योग। 144 है, कितना है? 144। तो 144 का पहले 2 से भाग दीजिएगा। किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से भागेंगे देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3, और उसके कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 2 3 6 और 2 6 12। फिर किससे आएगा? 2 से। फिर कितना? 18। फिर कितना से? 2 से। फिर कितना हो जाएगा? 9। फिर किससे? 3 से। फिर 3 3 के 9। फिर किससे? 3 से। यहाँ पे आ जाएगा 1। और कितना आ गया भैया? ये आएगा 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2। और इसके घात को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? घात को जोड़ना है। तो घात क्या हो जाएगा? 4 और +2 कितने आ जाएंगे? 4 और +2 कितना हो जाएंगे?
6। आंसर कौन सा आएगा? डी। आंसर कौन सा आएगा? डी। आपको समझ में आगे होगी बातें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझिए। कह रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू इतना 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 का लसा है ना क्या होगा? देखो लसा क्या होता है आपका, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसको जल्दी से निकाल के छाप के दिखाइए तो हमको, है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए जल्दी से आप निकालिए लघुत्तम समापवर्तक। बात समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, लघुत्तम समापवर्तक जो आपका निकलता है, एलसीएम जो निकलता है, एलसीएम जो होता है ना, वो दोनों में जो कॉमन है, क्या है? दोनों में जो कॉमन है, जैसे आपका 2 का पावर 3 है और 3 इंटू 5 है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपका है 2 का पावर 3 है इंटू 3 है, ऐसा है। तो जिसमें घात हाईएस्ट जो है, घात इसका हाईएस्ट है, तो ले लेंगे 2 का पावर 3, और इसमें जो कॉमन है 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना? 3, और ये हो जाएगा 5। 8 3 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा, है ना? 24 5 कितना हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। 24 5 5 चौकी 20, 0 कितना बचा? 2 15 10 10 2 12, तो 120 आई थिंक सही होगा। 120 ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। ये अब एक आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कर एक शून्येतर परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होगा, इस बात को आप समझिए। इस पॉइंट को और भी हम डिटेल में अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं, कभी भी अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है, उस परिमेय संख्याओं का यदि आप क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, उससे यदि आप भागफल देते हैं, तो वो सदैव क्या आएगा? सदैव और सदैव क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आती है। नहीं तो देखो, एक परिमेय संख्या लेते हैं हम, एक परिमेय संख्या हमारी 4/5 है, और एक हम परिमेय संख्या लेते हैं करड़ी में 2 लेते हैं, करड़ी में 2। तो देखो 4/5 और भागे कितना कर देते हैं? कड़ी में 2 कर देते हैं। कितना? कड़ी में 2, और इसको कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 कड़ी में 2 और बटा के 5। तो ये कौन सी है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से हमने MCQ जितने भी आपके नंबर सिस्टम के थे, संख्या पद्धति के थे, इसी से रिलेटेड आएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि वीडियोस के यहीं से आने वाले हैं सभी के सभी MCQs, तो आप इसके साथ में कंटिन्यू रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। और अगले क्लास में हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसके साथ में मिलते हैं। √2 को सिद्ध करने के लिए, √3 को सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध किया जाता है, कुछ बेसिक चीजें इसी में से निकल के आएंगी जो हम आपको आज बताए हैं। इसको ध्यान से रखिएगा। हम अगली जब क्लास में लेके आएंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें, और हम इसके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।